दोस्तों, करवा चौथ का पर्व जैसे ही आपको सुनाई देता है, आपके मन में सबसे पहले क्या आता है? आपके मन में आता है चांद, आपके मन में आता है बॉलीवुड मूवीज के कुछ आइकॉनिक सीन्स, जैसे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, हम दिल दे चुके सनम, और भी बहुत सारे। लेकिन उसके अलावा भी कई बार करवा चौथ और भी वजहों से न्यूज में रहता है, और सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है क्योंकि इस पर्व को अनेक कारणों से फेमिनिस्ट के द्वारा हेट मिलती है। अक्सर दुनिया भर के जो फेमिनिस्ट हैं वो इस पर्व को पैट्रियार्की को और मजबूती देने वाला, जो पितृसत्तात्मक भारत में परंपराएं हैं उसको और सुदृढ़ करने वाले एक पर्व की तरह से वो देखते हैं। उनको लगता है कि विमेन को और ज्यादा इंफीरियर समझा जा रहा है। उनको लगता है कि विमेन भूखे रहेंगी तभी उनके पति की लाइफ बढ़ेगी। उसको इस तरीके से डिमीन करके अक्सर देखा जाता है। फिर कभी हम लोग इसको न्यूज में इस तरह से भी सुनते हैं कि इंडिया से ज्यादा इसकी पॉपुलैरिटी आजकल वेस्ट में, दुनिया के दूसरे हिस्सों में बढ़ रही है। वहां पर जो एक बड़ी एनआरआई पॉपुलेशन रहती है उसमें इसका बड़ा क्रेज है, और उनके कारण से जो फॉरेनर्स हैं, जो वाइट पीपल हैं, उनमें भी इसका लगातार क्रेज बढ़ता जा रहा है। तो पर्व है क्या, इसी के बारे में आज का हमारा ये वीडियो है। देखिए, इसकी शुरुआत करें तो सबसे पहले हम लोग इसकी स्टार्टिंग के बारे में समझेंगे, इसके ओरिजिन के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। इस पर्व की अगर शुरुआत की बात करें तो इसको ट्रेस करना बहुत मुश्किल है। माइथोलॉजिकल टेल्स में, किस्से कहानियों में इसका जिक्र बहुत लंबे समय से होता चला आ रहा है, लेकिन कहा जाता है कि इसकी शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि पहली बार माता पार्वती जी ने शिव जी के साथ में जो उनका वैवाहिक संबंध था उसको मजबूत करने के लिए और उसको एक लॉन्गेविटी प्रदान करने की कामना से उन्होंने इस व्रत को पहली बार किया था, पहली बार इस पर्व को मनाया था। बाद में आगे चलकर द्वापर युग में भी कहा जाता है कि द्रौपदी जी ने पांडवों के साथ जो उनका वैवाहिक संबंध था उसको मजबूत करने की कामना से उन्होंने भी ऐसा व्रत किया था। आगे चल करके हम लोग एक और कहानी सुनते हैं कि एक रानी वीरवती हुआ करती थी। रानी वीरवती जी ने अपने पति की लंबी उम्र के लिए, उनकी बीमारी को दूर करने के लिए इस प्रकार का एक व्रत किया था। और फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी आती है जो कि ऐतिहासिक भारत में, एंशिएंट इंडिया में विमेन के नेचर को, उसके कैरेक्टरिस्टिक को दिखाती है, सावित्री और सत्यवान की कहानी। इस कहानी में सावित्री के पति की उम्र बहुत कम बताई गई है कि सिर्फ 1 वर्ष उसके पति की उम्र है। और जब उनके विवाह का 1 वर्ष पूरा होता है तो यमराज जब उसके पति को लेने के लिए आते हैं तो उस दौरान सावित्री ने इस व्रत को किया, इस पर्व को सेलिब्रेट किया, और उसके बाद उससे प्राप्त शक्तियों के माध्यम से उन्होंने यमराज को शास्त्रार्थ में हराकर, तर्कों के माध्यम से हराकर अपने पति की उम्र को और लंबा किया। तो इन कहानियों के माध्यम से इस पर्व को जाना जाता है, इसकी ओरिजिन देखी जाती है। लेकिन देखिए, इस पर्व के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये पर्व पहले पूरे देश भर में, पैन इंडिया में, पूरी दुनिया भर में नहीं मनाया जाता था। कहा जाता है कि ये भारत में सिर्फ पंजाबियों और सिंधियों के द्वारा मनाया जाने वाला, यानी कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में मनाया जाने वाला एक पर्व हुआ करता था। और देश के दूसरे हिस्सों में इस तरह से जो मैरिज का एक इंस्टीट्यूशन है उसको रेस्पेक्ट करने के लिए, उसको सेलिब्रेट करने के लिए और भी रीजनल वेरिएशंस के साथ में दूसरे पर्व मनाए जाते थे। जैसे आप जानते हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में तीज नाम का एक पर्व मनाया जाता है। उसका भी पर्पज ऐसे ही है, ऐसे ही सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन जब से बॉलीवुड का जन्म हुआ, बॉलीवुड की पॉपुलैरिटी बढ़ी, बॉलीवुड के आने के बाद से इस करवा चौथ पर्व ने एक डोमिनेटिंग स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया इंडियन कल्चर के ऊपर में, काफी हावी हो गया और लगभग पैन इंडिया में मनाया जाने लगा। और फिर एनआरआईज जैसे भारत के लोग दुनिया भर में पहुंचे, उनके कारण से दुनिया भर में भी ये फैल गया। तो आप देखेंगे कि इस तरीके से आपको जब कई कल्चर्स आपस में मिलते हैं, मल्टी कल्चरलिज्म का दौर आता है, तो एक कल्चर कैसे दूसरे कल्चर को डोमिनेट कर लेता है, ये इसका भी एक एग्जाम्पल है। इसके बारे में अगर हम लोग और बातें करें तो आगे जो इसकी बातें आती हैं कि जो इसका ऐतिहासिक रूप था वो तो था ही, आज इसका बहुत ज्यादा एक मॉडर्नाइज्ड रूप आपको देखने को मिलता है। इसमें भी एक बहुत बड़ा रोल बॉलीवुड का है, एनआरआईज का है, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस का है। देखिए, इसके बारे में मैं बातें जो शुरू में कर रहा था कि सबसे ज्यादा इसको जो विरोध का सामना करना पड़ता है वो फेमिनिस्ट के द्वारा करना पड़ता है। फेमिनिस्ट जो होते हैं वो बात करते हैं विमेन एम्पावरमेंट की, वो बात करते हैं इक्वल राइट्स की। तो जब वो इक्वल राइट्स की बात करते हैं फॉर विमेन, तो उनको लगता है कि जो
महिलाएं हैं जब इस प्रकार का व्रत करती हैं तो कहीं ना कहीं वो पुरुष प्रधानता के ऊपर में स्टैंप लगा रही हैं, उसको सर्टिफाई कर रही हैं, उसको वेरिफिकेशन प्रदान कर रही हैं। वो बता रही हैं कि हाँ, विमेन और मेन इक्वल नहीं है। और वो इस बात को, इस पर्व को इस तरह से भी देखते हैं कि जितने भी रिलीजियस बिलीव्स हैं, जितने भी रिचुअल्स हैं, इन सब को बनाने वाले एक्चुअली रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को क्रिएट करने वाले तो मेन ही हैं, और पुरुषों ने अपने हिसाब से अपनी प्रधानता को सुनिश्चित करने के लिए इस तरीके के पर्वों का, इस प्रकार के रिचुअल्स का निर्माण किया है। उनका कहना है कि हमारे भूखे रहने से पति की उम्र लंबी हो जाएगी, ऐसा कैसे हो सकता है। और वो इक्वालिटी की बात करती हैं, उनको लगता है कि अगर हम व्रत रह रहे हैं तो पुरुषों को भी रहना चाहिए। इस तरीके की बातें होती हैं। लेकिन देखिए, जो कंजर्वेटिव लोग हैं, जो अपनी कल्चरल बिलीफ्स में मानते हैं, उनका कहना है, उनका तर्क कुछ और है। उनका कहना है कि ये जो पर्व एक्चुअली में ये वुमेन एम्पावरमेंट का एक पर्व है। ये पर्व कई सारी चीजों को सिग्निफाई करता है। सबसे ज्यादा जिस चीज को सिग्निफाई करता है वो है कि ये मैरिज के सैक्रोसैंक्ट इंस्टीट्यूशन को रेस्पेक्ट करता है, उसको पोर्ट्रे करता है, उसको शोकेस करता है। मैरिज के इंस्टीट्यूशन की सिग्निफिकेंस की बात आप समझिए, आपको यहां से देखने को मिलेगा कि वेस्टर्न वर्ल्ड में जो इंडियन लोग नहीं हैं, जो व्हाइट मैन हैं, उनके बीच में भी इस पर्व की पॉपुलैरिटी, इसकी लोकप्रियता इसलिए बढ़ रही है क्योंकि वहां पर लोग इस बात से परेशान हैं कि उनके यहाँ पर जो मैरिज का ये सैक्रोसैंक्ट इंस्टीट्यूशन है वो लगातार कमजोर पड़ता जा रहा है। उनके यहाँ पर डाइवोर्स रेट्स बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। अगर मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट के बारे में बात करूं तो वो आती है W&F बाइनर की रिपोर्ट, जो बोलती है कि अमेरिका में 40% से ज्यादा जो फर्स्ट मैरिजेस होती हैं लोगों की, वो डाइवोर्स, उसमें डाइवोर्स होता है या उनमें सेपरेशन हो जाता है। इसी तरह से अगर आप यूरोपियन कंट्रीज की बात करें तो यूरोपियन कंट्रीज में यह आंकड़ा और भी ज्यादा है। पोर्चुगल फॉर एग्जाम्पल, वहां पर डाइवोर्स रेट्स 94% तक है। लेकिन अगर आप भारत में देखें यही चीज, तो भारत में ये रेट आपको बहुत कम मिलेगा। जहां आपको वेस्टर्न वर्ल्ड में ये 40%, कहीं पर 90% तक मिल रहा है, इंडिया में इट इज लेस देन 1%, इट इज अराउंड 0.9%, सिर्फ 0.9%। और इसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि हमारे स्ट्रॉन्ग कल्चरल रूट्स है। देखिए, अगर आप अमेरिका की बात करें, मैं अमेरिका का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आज अमेरिका को समृद्धि का एक मॉडल माना जाता है। आप अमेरिका की बात करें तो वहां पर लोग अपनी फैमिली वैल्यूज, कल्चरल वैल्यूज और खासकर से फैमिली इंस्टीट्यूशन के खत्म होने से परेशान है। उनके यहाँ पर आप देखेंगे कि लोगों की, जो वहां पर समझदार लोग हैं, उनकी अपने पॉलिटिकल पार्टीज से, पॉलिटिशियंस से ये उम्मीद होती है कि वो फैमिली सिस्टम को रिस्टोर करने के लिए कुछ करेंगे। और हर बार चुनावों में, हर बार इलेक्शंस में ये पोल प्रोमिसेस होती हैं मेजर पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, मेजर पॉलिटिकल कैंडिडेट्स के द्वारा, कि वो अगर सत्ता में आते हैं तो वो इस मैरिज के इंस्टीट्यूशन को, फैमिली के इंस्टीट्यूशन को फिर से रिस्टोर करने की कोशिश करेंगे, फैमिली वैल्यूज को रिस्टोर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको मेरी बात पर यकीन ना हो तो 2024 का भी इलेक्शन आ रहा है, ये आने दीजिए। मैं इंडिया के इलेक्शंस की बात नहीं कर रहा, अमेरिकन इलेक्शन की बात कर रहा हूं। आप 2024 के अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को आने दीजिए और वहां पर आप उनके पॉलिटिकल पार्टीज के मैनिफेस्टो को एक बार पढ़ करके देखिएगा। तो जब वो, यही लोग जो फैमिली वैल्यूज, मैरिज के इंस्टीट्यूशन के खत्म होने से परेशान है, जब वो भारत में इतने कम डाइवोर्स रेट्स देखते हैं, जब वो ये देखते हैं कि भारत में कैसे फैमिली वैल्यूज, फैमिली सिस्टम को इतनी रिस्पेक्ट दी जाती है, तो उससे प्रभावित होकर, उसके आकर्षण में आकर इन पर्वों को भी एम्ब्रेस करने के लिए तैयार होते हैं। और इस फैमिली इंस्टीट्यूशन और ये जो मैरिज का सैक्रोसैंक्ट इंस्टीट्यूशन है, इसको सिंबलाइज करते हुए जो सबसे बड़ा इसका सिंबल है वो ये पर्व ही है। इसके अलावा देखिए और भी बातें हैं जो कि इसको और ज्यादा एनआरआईज के बीच में पॉपुलर करती हैं। वो ये कि जब एनआरआईज, मतलब भारत के लोग, जब दुनिया के दूसरे हिस्सों में पहुंचते हैं तो ये भी बात आती है कि वो अपने घर से बहुत दूर है। जब वो किसी दुनिया के दूसरे हिस्से में पहुंचते हैं तो वहां पे दूसरा कल्चर देखकर उनको कई बार इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स महसूस होता है। तो उस इंफीरियोरिटी से बाहर निकलने के लिए उनको जो तरीका समझ में आता है वो ये कि उनको अपने कल्चर को वो और बढ़ा करके और एग्जाजरेट करके शोकेस करते हैं। इसके अलावा जो उनकी कल्चरल रूट्स हैं उनको इससे जुड़ाव रखने का एक अवसर भी लगता है। इस कारण से भी एनआरआईज के बीच में ये काफी पॉपुलर है। और बॉलीवुड ने जो उसकी पॉपुलैरिटी को बढ़ाने का काम किया है वो तो अलग ही है।
इसके अलावा सिर्फ इतना ही नहीं है, देखिए इसका बहुत सारा इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस भी है। जब इस तरीके के पर्व आते हैं, सिर्फ करवा चौथ की मैं बात नहीं कर रहा, इसके अलावा और भी जितने पर्व हैं, जब भी पर्व आते हैं तो एक जो फेस्टिव एम्बियंस होता है, जो उल्लास का, हर्ष का, उत्सव का माहौल होता है, वो तो है ही सही। इसके अलावा परचेजिंग देश में कितनी ज्यादा बढ़ जाती है इस पर्व को सेलिब्रेट करने के लिए। अब देखेंगे इंडिया की मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स सब की सब मजबूत हो जाती है। ग्रास रूट लेवल से डिमांड जनरेट होना शुरू होती है, देश भर में डिमांड बढ़ती है और डिमांड को पूरा करने के लिए सप्लाईज बढ़ानी पड़ती हैं, सप्लाईज के लिए प्रोडक्शन और प्रोडक्शन के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना पड़ता है। तो ये पूरी की पूरी जो हमारी इकोनॉमी की साइकिल है वो चल निकलती है। तो इसका ये इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस भी है। देखिए जो पर्व है कि कई सारे अनेकों डायमेंशंस हैं, इन डायमेंशंस के बारे में हम लोगों ने बातें की। अक्सर इसके बारे में एक और चीज कही जाती है कि वो महिलाएं जो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहती, उनके ऊपर में एक सोशल प्रेशर पड़ता है। मान लीजिए कि कोई महिला व्रत नहीं भी रहना चाहती, तो भी समाज में उसने देखा कि सब कर रही है और सामाजिक दबाव में आकर के उनको भी व्रत रहना पड़ता है, तो उनकी कई बार हेल्थ कॉम्प्रोमाइज होती है, हेल्थ रिस्क होते हैं। लेकिन देखिए जो लोग कंजर्वेटिव हैं, जो इस पर्व को मानते हैं, कल्चरल बिलीफ्स जिनकी हैं, उनका कहना है कि नहीं, ये तो वॉलंटरी है, इसमें कोई इस तरीके का कोई दबाव नहीं होता, जिसको करना है वो करता है, जिनको नहीं करना वो नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा इसमें कोई मैंडेटरी प्रैक्टिस नहीं है, कोई मैंडेटरी रिचुअल नहीं है। ये तो आपकी आस्था का बस एक प्रकटीकरण मात्र है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। देखिए नेपाल, पाकिस्तान, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, यूएई जैसे देशों में मनाया जाने वाला ये पर्व कुछ और हो या ना हो, कंट्रोवर्सी से हम इसको देखें या ना देखें, कम से कम एक चीज तो इसने की ही है, और वो ये कि इसने भारत के सॉफ्ट पावर को दुनिया भर में पहुंचाने का और भारत की पावर को बढ़ाने का काम तो जरूर किया है।